ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित और अनिका का कमरा मारवा हाउस। रोहित को महसूस होता है कि जैसे उसके कमरे के दरवाजे पर उसके तीनों बच्चे मौजूद हैं। तीनों बच्चे दरवाजे पर ही इसीलिए रुके हुए थे क्योंकि वह यह कंफर्म कर लेना चाहते थे कि उसके मॉम डैड अभी सोए तो नहीं हैं, और अगर वह सो चुके हैं तो हमें वापस लौट जाना चाहिए। रोहित को अपने बच्चों के कसमकस को समझने में अधिक देर नहीं लगती, इसलिए वह अपनी जगह से उठता है और जाकर कमरे के दरवाजे को पूरी तरह से खोल देता है। रोहित को इस तरह से सामने खड़ा देखकर एक पल के लिए तीनों बच्चे झिझक जाते हैं। वह समझ नहीं पाते कि अब क्या बोले कि वह इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन रोहित मुस्कुरा कर कहता है, अंदर आ जाओ, इस तरह बाहर क्यों खड़ी हो? ऐसा कहकर रोहित मुड़ते हुए वापस अंदर चला जाता है। बच्चे पहले एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखते हैं, उसके बाद वह भी रोहित के पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। रोहित जाकर अपने बेड के सिरहाने की तरफ बैठ जाता है और हाथ से अपने बिस्तर पर 2 बार थपके देते हुए सभी को बैठने के लिए कहता है, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। इसके बाद तीनों बच्चे बेड पर चढ़कर रोहित के पास उसके सामने बैठ जाते हैं, जिसमें रिया रोहित के एकदम नजदीक बैठ जाती है। अब रोहित कहता है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? अगर ऐसा है तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यह जरूर पूछूंगा कि क्या कोई दूसरी जरूरी बात है जो तुम्हें इस वक्त यहाँ तक खींच लाई है। अब आर्यन और एलेक्जेंडर एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद रिया की तरफ। रिया समझ जाती है कि पहल उसी को करनी है। अब रिया रोहित का हाथ पकड़कर उससे चिपकते हुए कहती है, डैड, हमने सोचा कि चलकर मॉम डैड के साथ सोया जाए। आप दोनों के साथ हमें अच्छी नींद आएगी। लेकिन तभी उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि अनिका वहाँ नहीं है। अपनी बात कहने के साथ साथ वह कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए रोहित से यह सवाल पूछती है, डैड, मॉम कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। यह सुनते ही रोहित के दिमाग में एक साथ कई बातें घूमने लगती है कि अब मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा। लेकिन रिया के अगले सवाल ने रोहित की मुश्किल हल कर दी थी। रिया आगे कहती है, क्या वह वॉशरूम में है? यह सुनते ही एक पल के लिए रोहित अंदर ही अंदर झिझक उठता है, लेकिन किसी भी तरह के हाव भाव को अपने चेहरे पर नहीं आने देता। वह बड़ी ही चतुराई से बात को संभालते हुए कहता है, हाँ, मॉम वहीं गई है, लेकिन वह फ्रेश होने नहीं गई है। एक्चुअली अचानक से ही तुम्हारी मॉम को कोई जरूरी काम आ गया है, इसीलिए किसी इमरजेंसी की वजह से वह अपनी रिसर्च लैब में काम कर रही हैं, जहां हम में से किसी को भी बिना इजाजत के जाना माना है। उसके किसी भी रिसर्च के दौरान हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। यह सुनकर तीनों बच्चे एक बार फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रोहित उन्हें इस तरह से खामोश देखकर आगे कहता है, अगर मॉम यहाँ पर नहीं भी हैं, तब भी तुम अपने डैड के साथ यहाँ सो सकते हो। क्या तुम्हें मेरे साथ यहाँ सोना अच्छा नहीं लगेगा? रोहित की इस बात पर तीनों बच्चे एक साथ बोल पड़ते हैं, नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर रोहित बेड के सिरहाने के साथ बच्चों के लिए तकिए रख देता है। तीनों बच्चे बिना कुछ कहे चुपचाप लेट जाते हैं। रोहित भी अपनी जगह पर एक किनारे की तरफ लेट जाता है। तभी रिया रोहित के हाथ पर अपना सिर रखकर लेट जाती है और फिर रोहित से कहती है, मैं एक बात कहूँ डैड? रोहित मुस्कुराता है और फिर कहता है, हाँ कहो। मैं तुम्हारे आने के बाद से उसी एक बात का इंतजार कर रहा हूँ जो तुम अपनी मॉम से कहने के लिए यहाँ आए हो। वैसे तुम तीनों अपने मन की बात अपने डैड को भी बता सकते हो। अब रिया झट से उठकर बैठ जाती है और कुछ देर तक अपने डैड की तरफ देखती रहती है। रोहित लेटे हुए ही उसके सिर पर हाथ फेरता है और फिर कहता है, क्या मेरी प्रिंसेस सारी रात यह सोचने में ही बिता देगी कि बोलूं या नहीं बोलूं, और अगर बोलूं तो कैसे बोलूं? रोहित फिर से रिया के बोलने का इंतजार करता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। क्या मेरी प्रिंसेस सारी रात यह सोचने में ही बिता देगी कि बोलूं या न बोलूं?
और अगर बोलूं तो कैसे बोलूं? रोहित फिर से रिया के बोलने का इंतजार करता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। तब एक पल खामोशी के बाद रोहित एक बार फिर से कहता है, तुम जो भी कहना चाहती हो बिना किसी झिझक के कहो, मैं सुन रहा हूँ। इसके बाद रोहित भी उठकर बैठ जाता है और रिया की तरफ देखते हुए उसके बोलने का इंतजार करने लगता है। रोहित के बैठते ही अलेक्जेंडर और आर्यन भी बैठ जाते हैं। अब रिया एक बार अपना चेहरा नीचे की तरफ करती है और अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके 2 पल के बाद बोलना शुरू करती है। रोहित रिया की पूरी बात बड़े ही धैर्य के साथ सुनता है और उसके बाद बड़े ही प्यार से रिया के सिर पर हाथ फेरता है और फिर आर्यन और अलेक्जेंडर को भी प्यार करता है। इसके बाद वह बिस्तर से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता है और बड़े ही प्यार से अपने तीनों बच्चों से कहता है, इस वक्त मैं तुम्हारी किसी भी बात को टालना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी मॉम अभी यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें उनका इंतजार करना होगा। फिलहाल तुम तीनों सो जाओ, मैं देखता हूँ कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। रिया कहती है, डैड प्लीज, यह हमारे लिए भी मुश्किल है, पर प्लीज। रोहित बदले में सिर्फ अपनी गर्दन हिला देता है। रोहित के कहने के अनुसार तीनों बच्चे लेट जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। एक और रोहित जहां अनिका के साथ जाना चाहता था, वहीं अब वह इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। आनंद सन्याल हाउस। आनंद सन्याल अपने काम के आदि की वजह से सन्याल बंगलो में नहीं जाया करता था। उसका रहना खाना आदि सभी इसी हाउस में होता था। उसका अपना पार्टी ऑफिस भी यही था। यही बड़ा कारण था कि वह ज्यादा से ज्यादा वक्त यहीं पर रहता था। अपने काम के चलते उसके खाने पीने या आने जाने का वक्त नियत नहीं था। घर के लोगों ने कई बार कहा था कि वह सन्याल बंगलो में ही ऑफिस बना ले, लेकिन अपनी व्यस्तता और अनियमितता के कारण उसका मानना था कि घर पर पार्टी ऑफिस होने से घर में अव्यवस्था का माहौल हो सकता है। इसके अलावा अपने काम की वजह से वह किसी को तकलीफ भी नहीं देना चाहता था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था जिसका जिक्र वह किसी के सामने नहीं करता था, वह था दमयंती देवी। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके घर पर रहने से दमयंती देवी की निगाहें उसके साथ साथ उसके परिवार के लोगों पर भी रहेगी। वह किसी भी तरह से दमयंती देवी पर अपने परिवार वालों के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण को उजागर नहीं करना चाहता था। इसलिए वह सन्याल बंगलो केवल तभी जाता था जब उसे घर के लोगों से कोई जरूरी काम हो अथवा वह उनसे मिलना चाहता हो। आज भी वह अपने इसे पार्टी ऑफिस उर्फ सन्याल हाउस पर काफी देर तक था। देर रात वह वक्त था। हमेशा की तरह आज भी कुछ जरूरी मीटिंग और पार्टी के चलते आनंद देर से वापस घर आया था। वापस आने के बाद वह फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद वह अपने वॉशरूम से बाहर आता है। गीले बाल, मस्कुरल बॉडी के साथ साथ वह बाथरोब पहने हुए दिखाई देता है। वह बिना किसी चीज पर ध्यान दिए अपने बेड पर रखे हुए नाइट सूट की तरफ बढ़ता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कमरे में रखी हुई चेयर पर कोई बैठा हुआ है। वह जैसे ही उस तरफ देखता है तो एक पल के लिए उसकी निगाहें स्थिर हो जाती है। यह जाना पहचाना चेहरा उसे बेहद आकर्षण लगता है। कुछ ही पलों में उसकी आंखें और दिमाग उसे भरोसा दिला देते हैं कि उसके सामने मौजूद चेहरा अनिका का ही है। अनिका को इस तरह अपने कमरे में देखकर एक पल के लिए आनंद के पूरे शरीर में गुदगुदी सी महसूस होती है। फिर हल्की सी सिहरन के साथ उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चेहरे पर पहले हल्की सी मुस्कान आती है और धीरे धीरे वह मुस्कान बड़ी हो जाती है। उसे लगा जैसे भक्त के सामने उसके आराध्य मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रकट हो गए हों। इस पल उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ पलों तक वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रह जाता है और उसके बाद वह अपनी जागती हुई हालत में भी अचेत अवस्था से सचेत हो उठता है। इसके बाद वह अपने नाइट सूट की तरफ आगे बढ़ता है और उसे उठाकर पहनते हुए उसके मुंह से सीधा यह शब्द निकलते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम नहीं जानती कि यहाँ आकर तुमने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। मुझे कह देती, मैं आ जाता। इन शब्दों में चिंता साफ प्रकट हो रही थी,
लेकिन इतना कह देने के तुरंत बाद आनंद सन्याल को महसूस होता है कि उसे यह नहीं कहना चाहिए था। अब अपनी बात को बदलते हुए फ्लर्ट करने के अंदाज में कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें यहाँ आते हुए जिन लोगों ने देखा होगा वह लोग क्या कहेंगे। अगर अपने नहीं तो मेरी इज्जत के बारे में सोच लिया होता। आखिर यह मेरा पार्टी ऑफिस है, मेरी भी एक प्रतिष्ठा है। कुछ ही समय में इलेक्शन होंगे, लोगों को पता चलेगा तो वह इस बात को न जाने किस तरह से उठाएंगे। अनिका आनंद की इस बेतुकी बात पर कोई जवाब नहीं देती। अपनी जगह पर स्थिर बैठे हुए सिर्फ आनंद की तरफ देखती है। आनंद एक बार फिर से वही बात घुमाकर पूछता है, तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है ना? अनिका कुर्सी के बैक रेस्ट पर अपनी एक कोहनी रखकर अपनी हथेली पर सिर टिकाकर बड़ी ही आराम से बैठी हुई थी। उसने अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाया हुआ था। अब तक आनंद अपने कपड़े पहन चुका था। वह अनिका के एकदम करीब आते हुए बिगड़ैल इरादे से कहता है, तो फाइनली आज तुम रोहित का सच जानने के लिए यहाँ आ ही गई। अच्छा ही है, सच जितना जल्दी हो सके जान लेना चाहिए, पर तुम्हें काफी वक्त लगा दिया। तुम्हारे जैसे समझदार और खूबसूरत लड़की पर यह बात कुछ जचती नहीं है। इससे पहले कि आनंद अपनी बकवास को आगे बढ़ाता, अनिका बड़ी ही कठोर स्वर में कहती है, जिसके साथ मैं हर पल रहती हूँ उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ रोहित के नहीं तुम्हारे सच के बारे में जानने आई हूँ। अनिका की यह बात सुनकर एक पल के लिए आनंद का चेहरा फीका पड़ जाता है और दिमाग घूम जाता है। एक साथ कई विचार उसके मन मस्तिष्क में घूमने लगते हैं। क्या अनिका की याददाश्त वापस आ चुकी है? क्या वह अपने और रोहित के रिश्ते का पूरा सच जानती है? क्या इसीलिए उसका सवाल रोहित के लिए नहीं बल्कि मेरे बारे में जानने से संबंधित है? क्या अनिका मेरा सच जान चुकी है या फिर वह यह जान चुकी है कि मेरा दमयंती देवी से भी कोई लेना देना है, या वह सिर्फ लक्ष्य और मेरे रिश्ते के बारे में जानना चाहती है? आनंद सन्याल अपने आप को संभालता है और वापस मुड़कर कुछ दूरी पर रखी हुई एक टेबल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद उसी के साथ में रखी हुई चेयर पर बैठते हुए टेबल से एक दूध के सफेद परी का जोड़ा उठा लेता है। उसमें से मादा परी को हाथ में लेते हुए अनिका को दिखाकर बड़े ही घिनौने अंदाज में कहता है, यह तुम हो मेरी मुराद, जो आज यहाँ मौजूद है और मेरी आंखों के सामने है। जब आ ही गई हो तो करीब आओ और मेरे बारे में सब जान लो। इसमें पूछने जैसा क्या है?